वेलकम है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में। मैं हूं अनुराधा मित्तल और आपको पता है कि मेरे द्वारा एक आरआरबीएमयू के बच्चों के लिए सीरीज शुरू की गई है, जिसमें मेरी कोशिश है कि मैं अपने अलवर जिले के आरआरबीएमयू के बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर करवाने में मदद दिला सकूँ। अभी हमारा आपको पता है कि जो आपका सबसे पहला पेपर है वो बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है और उसी के लिए मैंने अपनी प्लेलिस्ट तैयार की है। काफ़ी सारा हमारा फर्स्ट पेपर का कंप्लीट हो चुका है और आज का जो हमारा सेशन है वो बिल्कुल कवर कर लेगा पूरा आपका फर्स्ट पेपर सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम। ब्रिटेन और अमेरिका के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगे हैं कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने उनकी शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आपको पता है समझेंगे तो आसानी से लिख भी पाएंगे और अच्छा स्कोर कर भी पाएंगे। लास्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज सी सेक्शन, जो कवर करता है 3 देशों का संविधान, जापान, चीन और स्विट्जरलैंड। उसके आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और आज आपका बीए सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। मेरे द्वारा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैंने डालने की कोशिश की है, लेकिन यदि आपको कोई डाउट है, कोई नया क्वेश्चन मिलता है, आपको उसका आंसर चाहिए, उसके बारे में कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में जुड़ सकते हैं और जितना मुझसे संभव होगा उतनी कोशिश करूंगी कि मैं अपने अलवर ज़िले के बच्चों को अच्छा स्कोर दिलवाने में मदद कर सकूं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम हमारा बीए सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम, उसका सेक्शन सी। अभी अभी मैंने आपको वीडियो में बताया कि आपके सेक्शन सी में 3 देशों की राज्य व्यवस्था को शामिल किया गया है। बच्चों देखिए, हमने देख लिया है कि आपका जो सेक्शन ए है वो ब्रिटेन से संबंधित है, सेक्शन जो बी है वो अमेरिका से संबंधित है और सेक्शन जो सी है उसमें चीन, जापान और स्विट्जरलैंड 3 देशों को समाहित किया गया है। ब्रिटेन कंप्लीट, अमेरिका कंप्लीट और आज हमारा सी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सी सेक्शन में एक आपका जापान है, दूसरा आपका स्विट्जरलैंड है और तीसरा आपका चाइना है। ठीक है, तो मैंने तीनों देशों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जापान के साथ। जापान का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये बनता है कि जापान की संसद की संरचना को समझाइए। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जापानीज पार्लियामेंट। और ध्यान रखिए, ये आपके 20 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के लिए भी है। समय का अभाव था, इसलिए हमने चीज़ों को ब्रीफ में समझकर उनकी तैयारी करने की कोशिश की, लेकिन जब आपके 40 नंबर का पेपर प्रिपेयर हो जाता है तो सोचिए 60 नंबर का प्रिपेयर करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमने उस देश के संविधान के बेसिक क्लियर कर लिए हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जापान की संसद की संरचना की। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द जापानीज पार्लियामेंट। तो देखिए, आप याद करिए, ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने अमेरिका के संविधान में भी किया था, जहां हमने सीनेट को पढ़ा था और वहां मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसको कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, वैसे ही जब हम जापान की बात करते हैं तो जापान की जो संसद है, जापान की जो पार्लियामेंट है, उसको क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। ठीक है, जापान की संसद को क्या कहा गया? डायट कहा गया। ये हर देश अपनी अपनी व्यवस्थापिका के नाम रखते हैं, उन नामों से हमें पता होना चाहिए कि अगर उसने नाम, मान लीजिए यहाँ तो दे दिया जापान की संसद की संरचना को समझाइए, लेकिन एग्जामिनर ने आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द डाइट, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना डाइट क्या है। तो डाइट क्या है? जापान की संसद का नाम है, जापान की व्यवस्थापिका का नाम क्या है? डाइट है। अगर हम बात करें इस डाइट का डिस्क्रिप्शन कहाँ पर दिया गया है, तो जापान के संविधान में आर्टिकल 41 से लेकर 64 तक जो आर्टिकल्स हैं वो किससे रिलेटेड हैं? जापान की डाइट से रिलेटेड है। अब देखिए, हम यहाँ पर समझते हैं इसकी संरचना को। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है जापान की पार्लियामेंट का? देखिए, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जापान की जो डाइट है दैट इज बाइकैमरल। ठीक है, जापान की जो संसद है वो द्विसदनात्मक है। और अब तो आपको रट गया होगा, बाइकैमरल लेजिस्लेचर मीन्स व्हेन अ लेजिस्लेचर हैव द 2 हाउसेस, फर्स्ट एंड लोअर हाउस एंड सेकेंड एंड अपर हाउस, इट इज नोन एज द बाइकैमरल लेजिस्लेचर। यानी जब किसी देश की व्यवस्थापिका के 2 सदन हो, एक सदन प्रथम और निम्न सदन हो और दूसरा सदन द्वितीय और उच्च सदन हो, तो उसे क्या कहा जाता है? द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका कहा जाता है। तो जो जापान की डाइट है वो भी बाइकैमरल है और बाइकैमरल होने के कारण उसके 2 हाउसेस हैं। फर्स्ट और लोअर हाउस आपका कहलाता है, ये फर्स्ट और लोअर हाउस है, प्रथम और निम्न सदन है, और ये सेकंड और अपर हाउस है। जो जापान की डाइट का फर्स्ट और लोअर हाउस है दैट इज नोन एज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सदन।
है ना। और आप याद करिए अमेरिका की जो संसद है जिसको कांग्रेस कहा जाता है उसके प्रथम सदन का नाम भी यही है। दूसरा सदन जो हम बात करते हैं जो सेकंड और अपर हाउस है उसका नाम है हाउस ऑफ काउंसिलर्स, सभासद सदन। तो यहाँ तक ये वाली चीज क्लियर हो गई। हमने क्या देखा, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है और डाइट द्विसदनात्मक है। इसका प्रथम और निम्न सदन प्रतिनिधि सदन है और द्वितीय उच्च सदन सभा सदन है। ठीक है। द लेजिस्लेचर ऑफ जापान इज नोन एज डाइट। डाइट इज द बाइकैमरल। फर्स्ट एंड लोअर हाउस इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेकंड एंड अपर हाउस नोन एज द हाउस ऑफ काउंसिलर्स। ठीक है, ये वाली बात हो गई आपकी। अब हम बात करें इसमें कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो यदि हम प्रतिनिधि सदन की बात करते हैं तो प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या है 480। ठीक है, जापान का जो प्रतिनिधि सदन है जो प्रथम और निम्न सदन है उसकी सदस्य संख्या है 480 और जो द्वितीय और उच्च सदन है उसकी सदस्य संख्या है 250, लगभग 250। ठीक है, तो ये हो गई इनकी सदस्य संख्या की बात। ये आप सारी संरचना में समझ रहे हैं। संरचना जब पूछी गई है तो आपको ये सारी चीजें वहां पर बतानी पड़ेंगी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में। ठीक है, तो व्हाट इज द कंपोजिशन, व्हाट इज द मेंबर्स, व्हाट इज द लिमिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इट इज 480। ठीक है, एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस ऑफ काउंसिलर्स, दैट इज 250। प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या 480, सभासद सदन की सदस्य संख्या 250। ठीक है, यहाँ तक की वाली बात हो गई। अब हम बात करें कि जापान में ये जो 480 सदस्य है इनका चुनाव किस प्रकार होता है और ये जो 250 सदस्य है इनका चुनाव किस प्रकार होता है। तो देखिए, जो प्रतिनिधि सदन है उसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष और जो सभासद सदन है उसका चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। इनडायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन। द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इज डायरेक्टली इलेक्टेड whereas the members of the house of councillors indirectly elected। ठीक है, प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जैसे भारत में लोकसभा और विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव मतलब जनता सीधे उस व्यक्ति को वोट दे रही है जो वो चाहती है कि जाकर ये संसद या विधानसभा में हमारा प्रतिनिधि बनकर वहां पर कार्य करे। ठीक है, तो प्रतिनिधि सदन के जो सदस्य हैं ये किस तरह चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष चुने जाते हैं। दूसरा हम देखें हाउस ऑफ काउंसिलर्स, सभासद सदन, इसके सदस्य चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। यानी जनता किसी और को चुनेगी और फिर वो व्यक्ति किसी और उनका चुनाव करके इनको वहां पर उस सदन का सदस्य बनाता है। ठीक है, यानी इनका चुनाव किस तरह से किया जाता है, प्रत्यक्ष। तो एक चौथी बात हमारे पास ये होगी जापान के डाइट से रिलेटेड। अब हम देखें व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स, यानी इसके जो सदस्य या ये सदन है या ये सदन है इनका कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, प्रतिनिधि जो सदन है उसका कार्यकाल होता है 4 वर्ष। ठीक है, हमारे यहाँ लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन जापान में प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष है। आप लोग मुझे क्या कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने और किस पद का कार्यकाल 4 वर्ष पढ़ा है। ठीक है बच्चों, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि हमने जब अभी तक जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें और किस पद का कार्यकाल ये पढ़ा है कि उसका कार्यकाल 4 वर्ष होता है। तो देखिए यहाँ पर, तो जो प्रतिनिधि सदन है उसका कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष। ठीक है, लेकिन जो सभासद का सदन है, जो सेकंड हाउस है, उसका टेन्योर है 6 ईयर्स, 6 साल। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है, किंतु इसमें क्या होता है, प्रति 3 वर्ष पश्चात आधे सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं, यानी 125 सदस्य, यानी हर 3 वर्ष पश्चात नए 125 सदस्यों का वहां पर चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समझिए कि यहाँ पर 4 साल बाद पूरे के पूरे 480 सदस्यों का चुनाव होगा। यहाँ पर कार्यकाल 6 वर्ष है, एक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष है। ठीक है, हर 6 वर्ष पर यानी 6 वर्ष आते आते 250 सदस्यों का चुनाव होता है। लेकिन जैसे ही 3 वर्ष का समय बीतता है तो इसमें से 125 सदस्यों को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है और उनके स्थान पर नए सदस्यों को पद दिया जाता है। तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन हमने किया जापान की संसद की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द जापानीज पार्लियामेंट। आया तक समझ में? एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जापान की पार्लियामेंट को डाइट कहा जाता है। डाइट बाइकैमरल है। फर्स्ट और लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड एंड अपर हाउस हाउस ऑफ काउंसिलर है। प्रथम और निम्न सदन प्रतिनिधि सदन है। द्वितीय और उच्च सदन हाउस ऑफ काउंसिलर्स है। प्रतिनिधि सदन की सदस्य संख्या 480 है। सभासद सदन की सदस्य संख्या 250 है। प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का चुनाव इलेक्शन डायरेक्ट होता है, जबकि जो हाउस ऑफ काउंसिलर्स है उनके मेंबर्स का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष होता है। प्रतिनिधि सदन का कार्यकाल 4 वर्ष होता है, जबकि सभासद सदन के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन आफ्टर एवरी 3 years 1/2 मेंबर्स विल बी रिटायर्ड। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यानी एक और क्वेश्चन हमने कर लिया जापान में से।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन आपका इस तरह आता है 4 नंबर में, जापान की संविधान की विशेषताएं बताइए। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों मेरी रिकमेंडेशन है आपको, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप अपना ये पेपर प्रिपेयर करें तो कम से कम हर देश के संविधान की विशेषताएं बहुत अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स उन विशेषताओं में से ही निकल कर आते हैं। और कभी आपको ऐसा लगता है आप बिल्कुल संकट की स्थिति में पड़ गए कि संविधान में से हमें कुछ नहीं आता है, तो अगर आप उसके संविधान की विशेषताएं भी पढ़ के जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ तो उस आंसर में अटेम्प्ट कर ही पाएंगे, है ना। ज़्यादा नहीं है, 5 ही संविधान है आपके पास, पांचों संविधान की विशेषताओं को आप एक बार ध्यान से पढ़ के जाइए और आपको दिक्कत भी नहीं आएगी। अभी देखिए कैसे नहीं आएगी दिक्कत, मैं आपको बताती हूँ। जब हम जापान के संविधान की विशेषताओं की बात करते हैं तो देखिए मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में ब्रिटेन की संविधान की विशेषताएं समझाई थी। अगर आपको वो विशेषताएं समझ में आ गई हैं तो सेम वही फीचर्स हैं जापान के कॉन्स्टिट्यूशन की। वो ब्रिटेन की कंसिडर हमने समझी थी, यहाँ हमें जापान की कंसिडर होकर समझनी है। यानी अगर आपने ब्रिटेन के संविधान की 5 विशेषताएं प्रिपेयर कर ली तो आपने जापान के संविधान की 5 विशेषताएं प्रिपेयर कर ली और आपने अपनी इंडियन पॉलिटी जो आपका सेकंड पेपर है उसकी भी 5 विशेषताएं आपकी प्रिपेयर हो गई, है ना। तो फायदा है, एक क्वेश्चन ढंग से करो, 3 क्वेश्चन अपने आप साथ में प्रिपेयर होते जा रहे हैं। तो देखिए हम वापस से थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जापान ने भी ब्रिटेन की तरह ही संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। जापान ऑप्ट्स द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। याद करिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि विश्व में संसदात्मक शासन प्रणाली को ऑप्ट करने वाला पहला देश ब्रिटेन है, लेकिन एशिया में संसदात्मक शासन प्रणाली को सबसे पहले अपनाने वाला कौन है? जापान है। ठीक है, तो जापान में संसदात्मक शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम क्या होता है? जहां पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका फ्यूजन ऑफ पावर्स होता है, यानी दोनों में समन्वय बहुत गहरा होता है। कार्यपालिका का जो निर्माण है वो व्यवस्थापिका में से ही होता है। कार्यपालिका जो होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका का कार्यकाल अनिश्चित होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और एक आपने पढ़ा था कि जहां संसदात्मक शासन प्रणाली होती है वहां पर दोहरी कार्यपालिका होती है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव होती है। याद आया? ब्रिटेन में हमने पढ़ा था नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है मोनार्क और रियल एग्जीक्यूटिव है प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट। तो वो सारी की सारी फीचर्स आपकी यहाँ पर आती हैं। मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए जापान ऑप्ट्स द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम। Japan is the first Asian country who opt the parliamentary government system. In the parliamentary government system, there is two type of the executive. One is nominal, other one is real. In Japan, nominal power resides in the monarch and real power resides in the prime minister and its cabinet. The second feature is in the parliamentary government system, executive should be responsible to the legislature, and because of the responsibility, the tenure of executive is not fixed. ठीक है, तो ये हुई किसकी बात? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम की। दूसरे अगर हम जापान के संविधान की विशेषता देखें तो जापान का संविधान लिखित है। इट मीन्स ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिटन। थर्ड फीचर रिजिड, ये हमने बहुत अच्छे से अमेरिका के संविधान में देखा था। अमेरिका के संविधान में हमने देखा था कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां पर अमेंडमेंट के लिए एक सेपरेट प्रोसेस को ऑप्ट किया जाता है, यानी सामान्य कानून अलग प्रक्रिया से बनेगा और संविधान में संशोधन अलग प्रक्रिया से किया जाएगा। संविधान में जो अमेंडमेंट होता है उसको थोड़ा टिपिकल बनाया जाता है ताकि कोई भी सरकार, कोई भी केंद्र या राज्य मनचाहे तरीके से संविधान में संशोधन ना कर पाए। ठीक है, तो ये हो गया रिजिड की बात। और अभी मैंने आपको बताया कि जापान में भी ब्रिटेन की तरह ही क्या है? मोनार्की सिस्टम है, राजतंत्र है। वहां भी राजा का पद बना हुआ है लेकिन लोकतंत्र है साथ में, लेकिन जो प्रमुख है, जो हेड है वो क्या है? मोनार्क है, चाहे वो नॉमिनल ही हेड हो। तो ठीक है, हमारा एक और क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। फीचर्स ऑफ द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापान के संविधान की विशेषताएं। संसदात्मक है, ये कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं? ब्रिटेन में से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये राजतंत्र है, ये भी किससे समान है? ब्रिटेन के समान है। लिखित और कठोर संविधान है, इस विशेषता को आप कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आगे बात समझ में। तो जापान के संविधान के जो साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दो, एक तो डाइट के बारे में बात की जाती है और फीचर्स के बारे में बात की जाती है ना। और फीचर्स को अलग अलग भी पूछा जाता सकता है। जापान का संविधान कठोर है, क्यों? समझाइए। जापान में संसदात्मक शासन प्रणाली की विशेषता बताइए। जापान में राजतंत्र है, इससे क्या मतलब है? वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई जापान के संविधान की बात। अब हम बात करते हैं स्विट्जरलैंड की, जो हमारा दूसरा संविधान है। तो देखिए,
स्विट्जरलैंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 आते हैं। आप तो एक तो उसका पूछा जाता है उसकी फेडरल सिस्टम की फीचर्स, एक बात की जाती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के बारे में, और एक बात की जाती है मल्टीपल एग्जीक्यूटिव के बारे में, बहुल कार्यपालिका के बारे में। तो देखिए क्या क्या है। स्विट्जरलैंड का क्वेश्चन आपका इस तरह आता है, स्विट्जरलैंड के संघात्मक शासन की विशेषताएं बताइए। राइट द फीचर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ द स्विट्जरलैंड। आप अगर हमारा मेरा पिछला वीडियो देखें जिसमें हमने अमेरिका का फेडरल सिस्टम, मैंने पूरा फेडरल सिस्टम बताया, बेसिकली अमेरिका का नहीं है, वहाँ मैंने इसको स्विट्जरलैंड से कंपेयर किया है। पिछला जो मेरा प्लेलिस्ट में आप पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक पूरा वीडियो केवल फेडरल सिस्टम पर बना हुआ है, यानी बहुत डीप में मैं वहाँ पर आपको ये फेडरल सिस्टम समझा चुकी हूँ। तो उस प्लेलिस्ट में से वो निकल कर आप समझ सकते हैं, सुन सकते हैं उसको। यहाँ हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहला, शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य में। पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। एंड आई थिंक आपको बिल्कुल याद होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। जहां भी फेडरल सिस्टम होता है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज बी रिटन एंड रिजिड, यानी जहां भी संघात्मक शासन प्रणाली होगी उसका संविधान लिखित और कठोर होगा। संविधान की सर्वोच्चता होगी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कौन कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो सुप्रीम कौन रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। क्यों, पिछली वीडियो आप देखिए, वहां मैंने बताया आपको, क्योंकि अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में तो जुडिशरी बिना किसी पार्शियलिटी के, बिना किसी पक्षपात के अपना निर्णय दे सके। और इम्पोर्टेंट फीचर, स्विट्जरलैंड ने तिहरी नागरिकता को अपनाया है। ट्रिपल सिटीजनशिप, ट्रिपल सिटीजनशिप मतलब वहां पर पहले स्विट्जरलैंड की नागरिकता, फिर कैंटीन, कैंटीन मतलब जिन्हें हम स्टेट कहते हैं वहाँ कैंटीन कहा जाता है, और तीसरा म्यूनसिपैलिटी, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कहते हैं वहाँ वो क्या कह रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन, स्विट्जरलैंड के संघात्मक की विशेषताएं, यानी स्विट्जरलैंड में फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है। आपसे इस तरह पूछा जा सकता है। देखिए 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए आपके। अगर आपसे ये पूछा जाए स्विट्जरलैंड के संघीय शासन की विशेषता बताइए, तब भी आप ये लिख सकते हैं। और मान लीजिए इसको हटा दिया और केवल ये पूछा गया कि स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषताएं बताइए, तो भी आप बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और हमने कर लिया, व्हाट आर दी फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम इन द स्विट्जरलैंड। और अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। चौथा जो मैंने क्वेश्चन लिया है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मल्टीपल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका। और बच्चों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि देखिए आपके पास इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका को समझाइए, एक्सप्लेन दी मल्टीपल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्विट्जरलैंड। अब इस चीज़ को थोड़ा हम समझते हैं। देखिए अब तक हमने ब्रिटेन पढ़ा, अमेरिका पढ़ा, जापान पढ़ा, ठीक है, 3 देश हम पढ़ चुके हैं। तीनों देशों की एग्जीक्यूटिव सिंगल है ना। तो आप कहेंगे मैडम सिंगल कैसे, आपने प्रेसिडेंट की भी बात करी, आपने प्राइम मिनिस्टर की बात करी, आपने कैबिनेट की बात करी, तो बहुत सारे लोग हैं एग्जीक्यूटिव में, पर आप सिंगल क्यों कह रही हैं। देखिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कहा जाता है अल्टीमेट जो पावर है, मतलब अंतिम रूप से जो शक्ति है वो कितने व्यक्ति के पास है, तो एक व्यक्ति के पास। ब्रिटेन में बात करें तो सम्राट के पास, जापान में बात करें तो सम्राट के पास, और भारत और अमेरिका में बात करें तो राष्ट्रपति के पास, है ना। अल्टीमेट पावर जो अंतिम, जैसे हम कहते हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति, उससे ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, संविधान को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पे हम बात करें तो अंतिम शक्ति कितने व्यक्तियों में जाके निहित है, एक व्यक्ति में। इसलिए इन देशों की कार्यपालिका को एकल कार्यपालिका कहा जाता है, सिंगल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। ये बात आ गई आपको क्लियर। जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, इंडिया, इनकी एग्जीक्यूटिव सिंगल एग्जीक्यूटिव है, एकल कार्यपालिका है, मतलब अल्टीमेट पावर रिसाइड्स इन द सिंगल पर्सन। यहां तक आए। तो स्विट्जरलैंड में क्या डिफरेंस है, देखिए स्विट्जरलैंड में बहुल कार्यपालिका है, मल्टीपल एग्जीक्यूटिव है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अल्टीमेट पावर रिसाइड्स मोर देन दी 1 पर्सन। आया समझ में, यानी शासन करने की अंतिम शक्ति एक से ज्यादा व्यक्तियों में निहित है। क्लियर। अब कितने व्यक्तियों में निहित है, तो 7 व्यक्तियों में निहित है। 7 पीपल्स यूज द एग्जीक्यूटिव पावर, ग्रुप ऑफ 7। बहुल कार्यपालिका क्या कहा जाता है, 7 व्यक्तियों का समूह, यानी स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका में कितने व्यक्ति हैं, 7 हैं। और देखिए सबसे यूनिक बात क्या है, These 7 members have co-equal powers, यानी इन 7 व्यक्तियों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इन 7 व्यक्तियों में ये नहीं कि एक की पावर ज्यादा है, एक की पावर कम है, और जो डिसीजन लिया जाता है इस एग्जीक्यूटिव में फ्रॉम दी मेजोरिटी, बाय दी मेजोरिटी, बहुमत से लिया जाएगा। यानी 7 दिख रहे हैं,
यानी 4-3 के बहुमत से क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा व्हाट इज मल्टीपल एग्जीक्यूटिव, बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका किस देश के संविधान की विशेषता है, स्विट्जरलैंड के संविधान की विशेषता है। बहुल कार्यपालिका के अनुसार कार्यपालिका की अंतिम शक्ति एक व्यक्ति में निहित न होकर 7 व्यक्तियों के समूह में निहित है और इन 7 व्यक्तियों की शक्तियां समान हैं और निर्णय बहुमत से 4-3 के बहुमत से लिए जाते हैं। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश मीडियम, multiple executive is the main features of the Swiss constitution, which means the ultimate executive power doesn't resides in the single person, it is resides in the group of the 7 peoples or 7 persons, and these 7 persons have co-equal power, no one above, no one lower, and the decision taken by the multiple executive by the majority of 4/3, 4-3 की बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। यहाँ तक आई बच्चों बात समझ में। और देखिए क्या होता है कि ये जो 7 व्यक्ति हैं, ठीक है, ये जो 7 मेंबर्स हैं, इनका जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है। ठीक है, 7 व्यक्तियों का कार्यकाल कितना होगा, 4 वर्ष होगा। और ये 7 जो व्यक्ति हैं वो उसमें एक में से अपने में से बना देते हैं प्रेसिडेंट और एक व्यक्ति को बना देते हैं वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इन 7 में से एक क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति, और एक बन जाएगा उपराष्ट्रपति। लेकिन जो ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बना है इसका कार्यकाल होगा 1 साल। और 1 साल बाद क्या होगा कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये तो बन जाएगा प्रेसिडेंट और नया क्या बन जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। यानी आप देखिए 4 साल में ऑलमोस्ट सबका नंबर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनने में आ जाता है, तो इसलिए झगड़े की संभावना ही नहीं रहती है ना। तो ये वाली चीज वापस से देखिए कि जो 7 व्यक्तियों का समूह है, इन 7 में से इन 7 के सातों का कार्यकाल तो कितना है, 4 वर्ष। 4 वर्ष बाद वापस से चुनाव होंगे। ये जो 7 व्यक्ति हैं क्या करते हैं, अपने में से एक को राष्ट्रपति बना देते हैं और एक को उपराष्ट्रपति बना देते हैं और किसी को प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि पता है 1 साल आप काम कर लो, अगले साल तो हमारा नंबर आना ही आना है। ठीक है, 1 साल बाद क्या होता है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट है दैट बिकम्स द प्रेसिडेंट एंड न्यू वाइस प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम है, तो आंसर क्या होगा, स्विट्जरलैंड, क्योंकि आपने देखा स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 1 वर्ष। 1 वर्ष पश्चात वहाँ क्या होते जाते हैं, राष्ट्रपति बदलते जाते हैं। क्लियर। तो एक और हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका, मल्टीपल एग्जीक्यूटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विट्जरलैंड में से बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्विट्जरलैंड में आज भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, विश्व में से अधिकांश देशों में से प्रत्यक्ष लोकतंत्र गायब हो चुका है, लेकिन स्विट्जरलैंड अभी भी कोशिश कर रहा है कि उसके 5 कैंटीनों में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है वो बने रहे। तो 2 तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो आपसे सीधा सा पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अर्थ बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, व्हेन कॉमन पीपल्स डायरेक्ट इन्वॉल्व इन द गवर्निंग सिस्टम दैट इट इज नोन एज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट इलेक्शन की हम बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट इलेक्शन आपने यहाँ देखा था, ये ध्यान रखना बच्चों, ये प्रत्यक्ष चुनाव है और ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, डिफरेंस है इन दोनों में, है ना। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जब जनता जो है वो शासन कार्यों में सीधे तौर पर भाग ले, यानी खुद भाग ले, उसके रिप्रेजेंटेटिव तो ले ही ले, लेकिन कहीं कहीं उनको ऐसी अथॉरिटी दी हुई है कि वो खुद भी इंटरफेयर कर सकते हैं, खुद भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है ना। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या होगी, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की डेफिनेशन, सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड के कितने कैंटीनों में है, 5 कैंटीनों में है, कैंटीन मतलब स्टेट। ठीक है, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मीन्स व्हेन कॉमन पीपल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द गवर्निंग सिस्टम दैट इट इज नोन एज द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यानी जब जनता खुद शासन कार्यों में भाग ले तो उसे क्या कहा जाएगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाएगा। अब आपसे जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो बहुत सारे हैं लेकिन हम ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, तो मैंने 3 लिखे हैं, लोक निर्णय, आरंभक और प्रत्याहार, रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए स्विट्जरलैंड में कोई नियम बनाना है तो उसको जनता के सामने रख दिया और जनता से वोटिंग करवाई कि बने या ना बने, तो अगर जनता पक्ष में मत देगी, बहुमत पक्ष में आएगा तो बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो ये हो गया लोक निर्णय। देखिए दूसरा है आरंभक, इनिशिएटिव। अगर हम बात करें तो इस आरंभक का संबंध अमेंडमेंट से है, संविधान में संशोधन से है। आपने पिछले देशों के संविधान पढ़ा, अमेरिका पढ़ा, हमने ब्रिटेन पढ़ा, थोड़ा पता भारत के बारे में भी जानते हैं। तो आपको पता है कि अगर हमारे संविधान में संशोधन करना है तो उसको इनिशिएट करने की पावर केवल और केवल व्यवस्थापिका के पास है, पार्लियामेंट के पास है।
लेकिन क्योंकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होने के कारण वहां की जनता को ये अधिकार दिया गया है, जनता को ये मेथड दिया गया है कि वो अमेंडमेंट्स के लिए इनिशिएटिव कर सकती हैं। यानी जनता अपनी तरफ से भी व्यवस्थापिका को सुझाव दे सकती है कि आप इस तरह के संशोधन करिए, इस तरह के करिए, तो पूरी तरह से उसको करने का अधिकार दिया गया है, जिसको क्या कहा जाता है, इनिशिएटिव। तीसरा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है प्रत्याहन, रिकॉल। रिकॉल मतलब कि देखिए हमारे यहाँ तो क्या है ऑप्शन कि आपने चुनाव हुए, आपने अपना प्रतिनिधि चुना और आपका प्रतिनिधि व्यवस्थापिका में जाकर बैठ गया। अब उसका टेन्योर कितना है, 5 साल। तो 5 साल तक आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि वो कैसे काम कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा। बीच में हम उसे मतलब जनता उसे उसके पद से नहीं हटा सकती। यानी अगर आपने किसी को लीडर बना के चूज कर दिया, फिर आपको लगा कि भाई गलती हो गई, ये तो लीडर अच्छा नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, 5 साल वेट करिए, दोबारा चुनाव आए, तब अपने खुंदस निकालिए और किसी और को अपना प्रतिनिधि बनाइए। लेकिन स्विट्जरलैंड में क्या है कि स्विट्जरलैंड में ये जो प्रत्याहन है ये कहता है कि यदि कोई प्रतिनिधि अपना काम नहीं कर रहा, तो उसके टेन्योर को कंप्लीट होने से पहले उसको बुलाकर किसी और व्यक्ति को जनता अपना प्रतिनिधि बना सकती है। आप याद करिए अपने बीए फर्स्ट ईयर में जो आपका सेकंड पेपर है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स का, उसमें जयप्रकाश नारायण पढ़े होंगे। तो जयप्रकाश नारायण जी ने ही ये सुझाव दिया था किसका, रिकॉल का, प्रत्याहन। प्रत्याहन मतलब वापस बुला लेना। इफ एनी रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट डू फुलफिल हिज ड्यूटी, देन द पीपल्स ऑफ द स्विट्जरलैंड हैव राइट टू रिकॉल दैट रिप्रेजेंटेटिव बिफोर द कंप्लीशन ऑफ हिज टेन्योर। और इसे क्या कहा जाता है, रिकॉल कहा जाता है। तो ये हमने स्विट्जरलैंड के संविधान में से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा। एक उसका फेडरल सिस्टम पढ़ा, एक उसकी मल्टीपल एग्जीक्यूटिव को समझा और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने मीनिंग देखा, 5 कैंटिनों में है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के स्विट्जरलैंड कौन कौन से मेथड ऑप्ट करता है वो भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो जापान में से हमने इंपॉर्टेंट किया, स्विट्जरलैंड में से इंपॉर्टेंट किया, और अब केवल और केवल क्या रह गया है हमारा, चाइना। यानी फर्स्ट पेपर कंप्लीट करने की बॉर्डर पर हम आ चुके हैं। देखिए चीन में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो चीन का एक आपसे पूछा जाता है, केंद्रीय सैनिक आयोग, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। देखिए आपने भारत में पढ़ा होगा कि भारत में तीनों सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है ना, यानी अंतिम रूप से सेना को आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। यदि हम चीन की बात करें तो चीन ने सेना पर नियंत्रण रखने के लिए, सेना को आदेश देने के लिए अलग से एक कमीशन फ्रेम किया है जिसको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन कहा जाता है, जिसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 5 इयर्स। चीन में आपसे किसी का भी कार्यकाल पूछे तो सबका ही कार्यकाल लगभग 5 वर्ष है। इस केंद्रीय सैनिक आयोग का काम क्या होता है कि सेना को जो निर्देश दिए जाते हैं, सेना को जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, वो इसी आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था चाइना का केंद्रीय सैनिक आयोग। उसके बाद चाइना का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, साइमल्टेनियसली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप देखेंगे तो उसमें रिपीट भी हो रहा है कि व्हाट इज डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन ऑफ चाइना, चीन का लोकतांत्रिक केंद्रवाद क्या है। तो देखिए बच्चों, जब आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि 2 विरोधी विचारधाराओं को एक साथ लाया गया है। एक तरफ बात कर रहा है लोकतंत्र की और दूसरी तरफ बात कर रहा है केंद्रवाद की। डेमोक्रेटिक प्लस सेंट्रलिज्म, यानी लोकतंत्र जो शक्तियों के विभाजन के पर आधारित है, शक्तियों को ये कहता है कि डिवाइड करके चलिए, वही केंद्रवाद ये कहता है शक्तियों को एक जगह पर इकट्ठी कर दीजिए। तो चाइना ने क्या करा है, ये 2 कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर को एक साथ मिलाया, जिसको क्या कहा गया, लोकतांत्रिक केंद्रवाद, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। क्या होता है डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, यानी कुछ फीचर्स डेमोक्रेसी के और कुछ फीचर्स सेंट्रलिज्म के। डेमोक्रेसी आपको अच्छे से पता है क्या होती है, और सेंट्रलिज्म का जैसे आपको मैंने अभी मीनिंग बताया, व्हेन पावर्स आर stored at a single point, that is known as the centralism। यानी जब सभी शक्तियों को एक जगह पर केंद्रित कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है, केंद्रीकरण। तो देखिए चीन में किस तरह से डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म काम कर रहा है कि डेमोक्रेसी का कंसेप्ट तो यह है कि जनता सरकार बनाएगी, जनता वोट देगी, जीतने वाला व्यक्ति क्या बनाएगा, सरकार बनाएगा, ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हो गया। केंद्रवाद क्या हो गया, केंद्रवाद का मतलब ये है कि चाइना ये मानता है कि यदि आपने एक बार सरकार बना दी, देन यू हैव कंप्लीट फेथ टू इट, यानी आपको अब उस पर पूरा विश्वास करना पड़ेगा, अब सारी शक्तियां उसके पास हैं और उसके आदेशों को आपको चुपचाप मानना होगा। दैट इज नोन एज दी सेंट्रलिज्म। सारी पावर्स किसके पास हैं, उस सरकार के पास जो लोकतांत्रिक तरीके से आपने चुनी है। आपने चुन दी, काम खत्म, अब किसका काम शुरू, सरकार का काम शुरू, और सारी शक्तियों का स्रोत क्या है, वो सरकार है। तो दैट इज नोन एज डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। तीसरा चीन में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज यूनिटरी सिस्टम ऑफ द चाइना।
चीन का एकात्मक शासन। देखिए, एकात्मक शासन की बात हमने ब्रिटेन के संविधान में भी की थी, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्रिटेन। और उसमें मैंने आपको बताया था यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है, व्हेन ऑल द पावर रिसाइड्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इट इज नोन एज द यूनिटरी गवर्नमेंट। यानी जब सारी शक्तियां केंद्र सरकार के पास हो तो उसे क्या कहा जाता है, एकात्मक शासन कहा जाता है। ये तो एकात्मक शासन की परिभाषा हुई, डेफिनेशन हुई। लेकिन यहाँ आपसे मैंने एक क्वेश्चन पेपर देखा, उसमें ये पूछा व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द यूनिटरी सिस्टम ऑफ द चाइना, यानी चीन में एकात्मक शासन है, ये है हम कैसे कह सकते हैं। तो देखिए, इसके पीछे 3 कारण हैं जिनके कारण से हम ये कह रहे हैं कि चीन में एकात्मक शासन है। पहला, चीन की जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है, एक सदनात्मक है। देखिए बच्चों, इससे पहले आपने जिन जिन देशों के संविधान पढ़े उन सब की लेजिस्लेचर हमने बाइकैमरल पढ़ी। ब्रिटेन की बाइकैमरल, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अमेरिका की बाइकैमरल, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट। जापान की भी आपने पढ़ी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड हाउस ऑफ काउंसिलर्स। लेकिन यदि चाइना की हम बात करें तो चाइना की जो लेजिस्लेचर है वो सिंगल हाउस है, उसमें एक ही सदन है और उस सदन का नाम क्या है, एनपीसी, नेशनल पीपल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। दूसरा कारण है, चीन में एक दलीय शासन है। और कौन सी पार्टी रूल करती है वहां पर, कम्युनिस्ट पार्टी, सिंगल पार्टी सिस्टम। यानी इन चाइना पावर होल्ड्स बाय अ सिंगल सेम पार्टी फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टी। और तीसरा रीजन है कि वहां की न्यायपालिका इंडिपेंडेंट नहीं है, वहां की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि चीन की न्यायपालिका एनपीसी से क्या होती है, कंट्रोल्ड होती है। और आप ये देख लीजिए, आपको पता है कि न्यायपालिका स्वतंत्र होना किसकी विशेषता है, मुख्य संघात्मक शासन की स्विट्जरलैंड में है, अमेरिका में है, भारत में है। लेकिन चीन में क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट है तो वहां की जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो देखिए बच्चों, 3 रीजन देखे हमने चीन के यूनिटरी सिस्टम के लिए। पहला रीजन, वहां यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। दूसरा रीजन, वहां सिंगल पार्टी रूलिंग सिस्टम है। और तीसरा, वहां की जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है। तो बच्चों, मेरी कोशिश जारी रहेगी अब आपके सेकंड पेपर के लिए, क्योंकि फोर्थ पेपर की वीडियोस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे लगे, जितने मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखे, जो मेरे अनुभव से मुझे लगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है और आपके पेपर में आ सकता है, पूरी कोशिश की कि कोई क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन छूट गया है, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझे वो क्वेश्चन लिख के भेजिए। मैं जरूर उसमें जितनी मेरे से हो सकेगी उतनी आपको कोशिश करने की, मदद करने की कोशिश करूंगी। अब देखिए, हमने 5 देशों के संविधान के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कर लिए हैं। अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस हब में आपको एक चार्ट बना के प्रोवाइड करवाऊंगी, जिसमें इन 5 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे। उस चार्ट के फॉर्म में जब आप कंपैरिजन देखेंगे तो एक रॉ पिक्चर, एक ब्रीफ आपके सामने पिक्चर आ जाएगी, जिससे आपको उस देश के संविधान को डीप में पढ़ने में बहुत ही आसान रहेगी। तो बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए और अच्छा स्कोर करते रहिए। Thank you all of you and all the best for your exams.